Hello students, welcome back again. 10th class Geography, chapter number 4, Globalization and the Indian Economy. A new video, part first of this chapter. Okay, now let's start. Globalization and the Indian Economy means जो ग्लोबलाइजेशन है ये पूरे वर्ल्ड के लिए यूज़ किया गया है यहाँ पर, कि पूरा जो वर्ल्ड है वैश्वीकरण है कि आज वर्ल्ड में हम कहाँ किस किस कंट्रीज़ से किस तरह से जो उनकी हेल्प लेकर के उनके साथ मिल कर के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिस्टम है हमारा वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, और उसके साथ साथ में हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। ठीक है, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी किस तरह से आगे प्रोग्रेस पर आई है, इस चैप्टर में मोस्टली हम इस तरह के पढ़ेंगे। जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिस्टम है जो इंडिया के अंदर है, आज हम जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वर्ल्ड में, जो भी हम यूएस कंज्यूमर के रूप में है, ठीक है, आपको पता है उपभोक्ता है हम एक प्रकार से, तो हम हर एक चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, गुड्स और सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। तो उससे पहले भी आपको पता है, उसके लिए हमें पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कंप्लीट, उसमें भी यही था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिस्टम किस तरह से होता है। ये आप काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ स्टार्ट। एज कंज्यूमर इन टुडे वर्ल्ड, सम ऑफ अस हैव ए वाइड चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिफोर अस। ये क्लियर बात है, आज हम उपभोक्ता वाले यानी कि विश्व के अंदर रहने वाले हैं, यानी कि आज जो वर्ल्ड है पूरा वो आज उपभोक्ता के रूप में है। ठीक है, और हमारे सामने कुछ गुड्स और जो सर्विसेज होती है उनकी हमारे लिए काफ़ी डिमांड होती है, वो हमारे चॉइस होती है, विकल्प होते हैं, हम हर एक चीज़ को अलग अलग यानी कि लाइक करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, जैसा भी आपको डिमांड होती है। द लेटेस्ट मॉडल्स ऑफ डिजिटल कैमरा, अब वही बात है कि लेटेस्ट, ओल्ड चीज़ें होती है वो आपके लिए ओल्ड ही रह जाती है, लेकिन आप चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ नया हो, तो न्यू जो है मॉडल है, डिजिटल कैमरा है, मोबाइल फ़ोन्स है, टेलीविजन्स मेड बाय द लीडिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड आर विद इन आवर रीच। और हम सोचते हैं कि कोई चीज़ न्यू हमारे पास पहुँचे, लेकिन नए नए कैमरे हैं, न्यू डिजिटल वाले हैं, मोबाइल फ़ोन्स एक से बढ़कर एक हैं, टेलीविजन्स हैं, जैसे आजकल एलईडी वाले टेलीविज़न आ चुके हैं, एलसीडी वाले, तो इस टाइप की सब चीज़ें होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती रहती है वर्ल्ड में। और हमारी जो रीच होती है, पहुंच होती है, वो थोड़ी हमारे लिए ऐसी होती है कि हम उसको ख़रीदें ना ख़रीदें, कुछ सोच विचार करना पड़ जाता है। ठीक है, और आज हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें बनकर तैयार होकर के हमारे सामने आ चुकी हैं। एवरी सीजन न्यू मॉडल्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल आप जानते हैं जो गाड़ियाँ होती है, कैन बी सीन ऑन द इंडियन रोड्स। हर साल आप देखते हैं रोड पर नई नई गाड़ियाँ दौड़ती हुई नज़र आती हैं, आपने हाईवे पर देखी होगी, तो उससे पता चलता है कि न्यू मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ये कंटिन्यू चलता रहता है, चेंजमेंट चलता रहता है, उसमें मॉडिफाइंग होता रहता है, एक चीज़ कंटिन्यू एक जैसे नहीं होती है। आपने पता है ना कि टाटा आज कितना फेमस है, लेकिन बाटा शायद फेमस नहीं है। बाटा आप समझ रहे हैं, बाटा लखानी कहाँ और एक बाटा कहाँ, तो वही बात है कि बाटा और लखानी की अगर बात करें तो शायद बाटा ने अपने आप को अपडेट नहीं किया था और लखानी ने अपने आप को अपडेट किया था, वो आगे चली गई थी वो कंपनी, वही बातें हैं। तो गॉन यहाँ पर हैं, रोड्स पर आप देखते हैं अच्छी तरह से, गॉन और द डेज व्हेन द एम्बेसडर एंड द फेट वर द ओनली कार्स इंडियन रोड्स। पहले समय में जो वहाँ पर उस समय जो गाड़ियाँ दौड़ती थी वो जो फीएट गाड़ियाँ हुआ करती थी, ठीक है, और एम्बेसडर गाड़ियाँ हुआ करती थी, वही मोस्टली रोड पर चलती थी। एम्बेसडर गाड़ी आपने देखी होगी, वाइट कलर की होती है, ठीक है, वही होती थी, न्यू मॉडल कोई नहीं थे। टुडे इंडियंस आर द बाइंग द कार्स प्रोडक्ट बाय द नियरली ऑल द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड। आज इंडिया है टॉप कंपनी जो इंडिया की है उसकी न्यू न्यू कार्स को ख़रीद रहा है, ठीक, उनको यूज़ कर रहा है। ए सिमिलर एक्सपेंशन ऑफ द ब्रांड कैन बी द सीन ऑफ द मैनी अदर्स गुड्स। इस तरह से हर एक अलग अलग सामान की अगर हम बात करें तो उसमें भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि अलग अलग डेली नए नए डिज़ाइन के नई नई चीज़ें आ रही हैं सामने मार्केट में, हम खरीदते भी हैं। फ्रॉम शर्ट टू टेलीविज़न, चाहे शर्ट से लेकर टेलीविज़न की बात करें, ठीक है, फ्रूट जूस की अगर बात कर लीजिए, कोई रियलमी का पसंद करता है तो कोई फ्रूटी पसंद करता है, ठीक है, उसी तरह की बातें सामने आती हैं। ये क्लियर बात है हमारे लिए, यानी कि हर चीज़ की वैरायटी डिफरेंट हो चुकी है और चॉइस भी अलग अलग होने लग गई है। ठीक है, सच वाइड द रेंज ऑफ द चॉइस ऑफ द गुड्स इन आवर मार्केट्स आर रिलेटिवली रिसेंट द फेनोमेनन। ठीक है, आज ये पूरी तरह से हमारे बाज़ारों में जितनी भी वस्तुएं आई हैं वो विकल्प हमारे लिए नई एक यानी कि फेनोमेनन परिघटना के रूप में है। यू वुड नॉट हैव फाउंड सच ए द वाइड वेराइटी गुड्स इन द इंडियन मार्केट्स एवं 2 डिकेड्स बैक। 2 डिकेड्स बैक की अगर हम बात करें, ठीक है, 2 डिकेड्स बात करें अगर यहाँ से 20 साल पहले की अगर हम बात करें, यानी कि 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें,
तो शायद ये चीज़ें हमारे लिए इतनी ज़्यादा यानी कि इम्पोर्टेंस वाली नहीं थी, नहीं ये हमें मिल पाती थी। इन ए मैटर ऑफ ईयर आवर मार्केट्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड, और कुछ ही सालों में हमारा जो ये जो मैटर है, सिस्टम है जो मार्केट्स का है, वो कितना ज़्यादा चेंजमेंट हो गया आपके सामने है। ठीक है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, अब इनको हम कैसे समझे कि किस तरह से हुआ, हाउ इज़ पॉसिबल दीज फैसिलिटीज़ और गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, एंड हाउ आर दीज चेंज अफेक्ट द लाइफ ऑफ द पीपल, इन्होंने लोगों की ज़िंदगी को कैसे बदल डाला, ये सब चीज़ें ही हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर। वी शैल डिवेल ऑन दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम इसके बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। जो कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी, देखो कितना बड़ा एक मार्केट है, उसको शो किया गया है यहाँ पर। आप कभी किसी मार्केट में गए होंगे, ठीक है, आज BMG मॉल वगैरह हैं, बड़े बड़े बिग बाज़ार खुल गए हैं, वो सब चीज़ें आपने देखी है। ओके, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 56। यस, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। ठीक है, आज हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंडिया से बाहर गया है कि नहीं गया है, कहाँ तक पहुँचा है, किस तरह से गया है, कहाँ तक हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं, आइए डिस्कस करते हैं। अनटिल द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी की अगर 20 की बात की जाए तो 20th सेंचुरी आप जानते हैं एट प्रेजेंट 21st सेंचुरी चल रही है। ठीक है, तो 20th सेंचुरी की मिडल की अगर बात की जाए तो प्रोडक्शन वॉज द लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विद इन द कंट्रीज़, हमारे इंडिया के अंदर अंदर ही जो जितनी भी जो सर्विसेज थी, जो गुड्स थे, वो इंडिया के अंदर ही रहते थे, वो हम बाहर नहीं भेज पा रहे थे क्योंकि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। वाट क्रॉस टू द बाउंड्रीज ऑफ दीज कंट्रीज़ वर रॉ मटेरियल्स, और आज हमारे जो कंट्री की जो बाहर जितना भी हम माल यानी कि ले जा रहे हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अगर हम इंडिया से बाहर हम ले जाते हैं तो उसमें मोस्टली क्या होता था, अगर हम लेकर जाते हैं तो रॉ मटेरियल थे, फूड स्टफ्स थे। फूड स्टफ़ आप जानते हैं अच्छी तरह से, जो कि फूड आइटम्स होते हैं उनको हम फूड स्टफ़ कहेंगे। एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट, और फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं जो बिल्कुल तैयार माल होता था, वही मोस्टली यानी कि हम देखते थे कि वो मोस्टली हम इंडिया के बाहर उनको सप्लाई करते थे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाते थे। कॉलोनीज़ सच एज इंडिया एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल एंड द फूड स्टफ इन द इम्पोर्टेड इन फिनिशिंग गुड्स। ठीक है, अब आपको पता है कॉलोनीज़ की बात यहाँ पर आती है। उपनिवेशवाद जो था, ब्रिटिशर लोग जो थे, वो भी हमारे इंडिया से कच्चे माल को और यानी कि यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे और जो रेडी जो माल हुआ करता था उसको ला करके हमारे इंडिया में वो सेल करते थे, ये भी हमें पता है। जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल की अगर बात करें हम, ठीक है, सिल्क रूट वाली बात करें, कॉटन टेक्सटाइल की बात करें, तो वो उसी तरह से था, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जा करके उसका प्रोडक्ट ला करके इंडिया में सप्लाई करते थे और उसको खरीदते थे। ट्रेड वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग द डिस्टेंस कंट्रीज़, और ट्रेड ही ऐसी एक यानी कि व्यवस्था थी जिसके माध्यम से एक दूसरे कंट्रीज़ को पूरी तरह से आपस में एक दूसरे को जोड़ने का जरिया बना हुआ था। दिस वॉज द बिफोर लार्ज कंपनीज कॉल्ड, ठीक है, और ये तब पॉसिबल हुआ है जब बड़ी बड़ी कंपनियां, जिसको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ठीक है, MNCs का नाम दिया गया है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, MNCs, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MNCs? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का मतलब होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ठीक है, कि बहुत से कंट्रीज़ की जो कंपनियां हैं एक साथ मिलकर के जो वर्क करती हैं वो MNCs कहलाती हैं। अमेज्ड ऑन द सीन, ए MNC इज़ ए कंपनी दैट owns और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द MNCs? तो MNCs का क्या काम है, वो क्या करती हैं? तो MNCs इज़ द कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स, ठीक है, वो जो कंपनी है वो पूरी तरह से एक से अधिक देशों के बीच में, ठीक है, वो कंट्रोल का और करने का स्वामित्व रखती है। मतलब कि उनको कंट्रोल करती है कि एक दूसरे कंट्री के बीच में कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, उनका ट्रेड कैसे हो रहा है। MNCs set up office and factories for production in region where they can get cheap labor and other resources। अब यहाँ पर आता है कि कहाँ पर उनको फैक्ट्री MNCs को सेटअप किया जाता है। तो MNCs के लिए स्पेशल जो एरिया होता है जो उनको सेट करने के लिए होता है, तो ये अपनी जगह पर एरिया के अकॉर्डिंग ये अपने ऑफिस हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनको एस्टेब्लिश करती है, उनको स्थापित करती है, ठीक है, सेटअप करती है। ये MNCs होती है फॉरेन कंट्रीज़ की। अगर हम बात करें कंपनियां हैं, जैसे हमारी इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर अकॉर्डिंग यहाँ इस एरिया की अगर बात करें तो आपने नीमराना जोन का नाम सुना होगा, जापानी जोन एरिया है, एक तरफ इंडियन जोन है, ठीक है। तो MNCs के अकॉर्डिंग देखते हैं कि वो अपने ऑफिस और फैक्ट्रीज़ को वहीं एडजस्ट करती है जहाँ पर जिस एरिया में वहाँ पर सस्ते से सस्ता उसको लेबर मिल पाए, ठीक है, और सस्ते से सस्ते वहाँ पर जो रिसोर्सेज मिल पाए, ठीक है, तभी वो पॉसिबल हो पाता है, तभी वो वहाँ पर एडजस्ट करती है अपनी कंपनियाँ जो होती है, जो भी होती हैं, चीप लेबर और
चीप रिसोर्सेज जहाँ मिलते हैं वहाँ पर एमएनसीज अपने ऑफिस को और फैक्ट्रीज़ को सेट करती है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिस इज़ डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज लो एंड द एमएनसीज कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। ये इसलिए हुआ है क्योंकि एमएनसीज को पता है कि हमें किस कंट्रीज़ में कहाँ पर अपनी कंपनियों को सेट करना है, और उसके लिए ये है कि लो कॉस्ट के ऊपर वो कंप्लीट वर्क करती हैं और उससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि ग्रेट प्रॉफिट होने वाला हो तब वो एडजस्ट करने वाली होती है। मतलब कि सीधी सी बात है कि जहाँ पर उनको सस्ता यानी कि जो कम्प्लीटली चीपली लेबर मिले, चीपली जो रिसोर्सेज मिले और जो कॉस्ट है वो कम लगे किसी भी चीज़ पर और ग्रेट प्रॉफिट हो, तो ऐसी जगह पर मोस्टली जो एमएनसीज होती है वो एस्टेब्लिश की जाती है। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर छोटा सा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, स्प्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्शन बाय एन एमएनसी। ठीक है, कि किस तरह से एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा जो उसका विस्तार हुआ है, ठीक है, उसके प्रोडक्शन का किस तरह विस्तार हुआ है, कैसे वो आगे बढ़ी है। ए लार्ज एमएनसी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, एक बड़ी कोई एमएनसीज होती है वो अपने क्या करती है कि बड़ी बड़ी चीज़ें, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें बनाती हैं। डिज़ाइन इट्स द प्रोडक्शन द रिसर्च सेंटर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और ये जो कंपनियां होती है एमएनसीज, ये जैसे कि सपोज करो यहाँ पर लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स एंड देन द हैज़ द कंपनीज मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। यूनाइटेड स्टेट और चाइना एक ऐसी दोनों कंट्रीज़ की अगर बात की जाए तो ये अपने जितने भी जो माल बनाते हैं, जो प्रोडक्शन बनाते हैं, उसमें बहुत कुछ चेंजमेंट करके बनाते हैं और अट्रैक्टिव बनाते हैं ताकि उस चीज़ को देख करके अदर कंट्रीज़ के लोग जितने भी है उसको ख़रीदें और उसके जो इम्पोर्टेंस को जाने पहचाने, और न्यू डिज़ाइन तैयार करती हैं पूरी तरह से। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाती है, डिज़ाइनिंग वाले वर्क करती है। ठीक है, कंप्लीट। उसके बाद ये यूनाइटेड स्टेट्स हैं, और दूसरा अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग चाइना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके साथ में है। आज इंडियन गुड्स की बात करें और चाइनीज़ गुड्स की बात करें तो शायद लाइक करने में चाइना गुड्स होते हैं क्योंकि वो चीपली होते हैं। ठीक है, और काफ़ी मल्टी फंक्शन वाले होते हैं, इसलिए मोस्टली हम उनको ख़रीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। दीज आर देन shipped to Mexico and Eastern Europe where the products are the assembled and the finished product are the sold all over the world। ठीक है, आज पूरी तरह से अगर हम बात करें तो यूएसए के अंदर, अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका के अंदर, मैक्सिको कंट्री से लेकर के ईस्टर्न यूरोप तक का कंप्लीट जापान तक के एरिया में पूरी तरह से उसको जो कंप्लीट है वो वहाँ पर उस माल को सप्लाई किया जाता है। ठीक है, यूरोप के अंदर भी उस माल को सप्लाई किया जा रहा है आजकल। मैक्सिको देखिए कहाँ है, आपको पता है, वर्ल्ड के बिल्कुल ही वेस्टर्न साइड की अगर बात करें। जापान है वो वर्ल्ड के ईस्टर्न साइड की बात करें तो कंप्लीट उसको शिफ्ट करके जहाज़ों से जैसे भी उसको शिफ्ट करके मैक्सिको से लेकर के ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ में भी उसको सप्लाई किया जा रहा है क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ी है और तब उसको ले जाया जा रहा है। मीन वाइल द कंपनीज कस्टमर केयर इज़ कैरिड आउट द थ्रू द कॉल सेंटर लोकेटेड इन इंडिया। अब इसके साथ साथ ये भी हो गया कि उसके लिए रिक्वायरमेंट हुई कि इसका हमें कुछ रिकॉर्ड रखना है, कहाँ पर हमारे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिस्टम है कहाँ तक माल गया है, कहाँ पहुँचा है। तो इसके लिए स्पेशली कस्टमर केयर्स इसके लिए सेट कर दिए गए, कंपनियों के लिए कस्टमर केयर स्टार्ट कर दिए गए। वो पूरा हिसाब किताब उन चीज़ों का रखता है, उसको संचालित करता है। कहने का मतलब जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो अपने ग्राहक सेवा का भी यानी कि प्रॉफिट देती है, जिससे पता चल जाता है कि किसी भी कंट्री में हमें कितना माल कहाँ पर सप्लाई करना है और उसका क्या बेनिफिट हो रहा है और कितना माल कहाँ पर पहुँच रहा है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है दिस इज़ ए कॉल सेंटर इन द बेंगलुरु। ये इंडिया के अंदर बेंगलुरु जो कर्नाटका में आपको पता है। इक्विप्ड द टेलीकॉम फैसिलिटीज़ एंड द एक्सेस टू द इंटरनेट टू द प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट टू द कस्टमर अबाउट। ठीक है, यहाँ पर एक बेंगलोर में स्थित एक कॉल सेंटर है जो मोस्टली जो यहाँ जो दिया है टेलीकॉम वर्ड होता है जैसे दूरसंचार। ठीक है, और इंटरनेट जो सिस्टम होता है उससे पूरी तरह से कनेक्ट है ये। और ये फॉरेन कंट्रीज़ के जितने भी कस्टमर लोग होते हैं उनको हेल्प करते हैं, उनको यहाँ से इंफॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ की जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंडिया में कितना प्रोडक्ट है, क्या कितने माल बना हुआ है, क्या क्वालिटी है, ये सारी डिटेल उनको दी जाती है जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 57। इन एग्जाम्पल द MNC इज़ नॉट ओनली सेलिंग इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट ग्लोबली। ये भी क्लियर बात है कि MNC ही अकेली पूरे वर्ल्ड में अपने जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है उसको नहीं बेच पाती है, उसके पीछे और भी कुछ एक सिस्टम बना हुआ है जो एक नेटवर्क सिस्टम है वो काम करता है। ठीक है, बट मोर इम्पोर्टेंट
द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली, कि मेन बात क्या है कि हमें उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को वर्ल्ड लेवल पर उसको कंप्लीट उसको एक एडवर्टाइजमेंट के रूप में पहुंचाना है। एज ए रिजल्ट प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन द इंसर्टेनली कॉम्प्लेक्स वेज, और उस वर्क को करने के लिए एक तरीके से एक नया एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। ठीक है, कॉल सेंटर वाली बात आती है कि इस वर्क को हमें कैसे कहाँ तक पहुँचाना है। किसी भी कंट्री में कोई माल बनता है तो उसका जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, जब तक उसका ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं बनेगा, जब तक किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि कहाँ क्या बन रहा है। आज आप देख रहे हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट कितने आपके पास आते थे पहले, अब आपने बैन किया है, बायकॉट किया है, क्योंकि चाइना ने हमारे साथ ठीक रिलेशन नहीं रखे इसलिए। लेकिन आप जानते हैं अच्छी तरह से कि इंडियन गुड्स और चाइनीज़ गुड्स में कितना डिफरेंस है। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ द डिवाइडेड इंटू स्मॉल पार्ट एंड स्प्रेड आउट क्रॉस द ग्लोब। अब जो जितना भी प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसको डिवाइड किया जाता है कि छोटे छोटे पार्ट में उसको बना करके, ठीक है, छोटे भागों में विभाजित करके उसको वर्ल्ड में पूरी तरह से उसको फैलाया जाता है। ठीक है, चाइना इन द अबव एग्जांपल चाइना प्रोवाइड द एवरेज ऑफ द बीइंग इन द चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। हमें पता अच्छी तरह से पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे चीपेस्ट गुड्स होता है वो मोस्टली चाइना का ही माना जाता है। ठीक है, मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप आर यूजफुल। अब जो मैक्सिको है और जो अमेरिका है वो अदर कंट्रीज जो पूरे यानी कि बाज़ारों में उसको सेंड किया जाता है। आप साइड में देखते हैं, फॉर देयर क्लोजनेस टू द मार्केट्स इन द यूएस एंड यूरोप। ठीक है, वो पूरी तरह से चाइना है, वो अपने प्रोडक्ट के लिए काफ़ी फेमस हो रहा है चीप प्रोडक्शन की वजह से। फिर मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप के बीच में जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ है उसके पीछे भी ये रीजन है कि एक दूसरे को डिमांड होती है माल की, वो वहाँ तक उस माल को पहुँचाते हैं। इंडिया हैज़ हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हाई स्किल्ड इंजीनियर्स हैं हु कैन अंडरस्टैंड द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन, जो अच्छी तरह से उस चीज़ को जानते हैं, पहचानते हैं, बना सकते हैं। ये भी क्लियर है, हमारे इंडिया में कम नहीं है, इंजीनियर्स काफ़ी अच्छे हैं, एक से बढ़कर एक हैं, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, जो प्रोडक्शन को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और अगला पॉइंट है इट ऑल्सो हैज़ द एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग, और यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग करने वाले लोग भी है। यूथ हु कैन प्रोवाइड कस्टमर केयर सर्विसेज, कैन, ठीक है, हु कैन कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्या रीज़न है कि उनके लिए ये जो अचीवमेंट है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि हम लार्ज स्केल पर किसी भी एमएनसीज़ को एडजस्ट कर सकें। आज इंडिया में इस चीज़ को करने की कोई कमी नहीं है। यहाँ यूथ जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग वाले भी हैं, हाई एजुकेटेड भी हैं। ठीक है, और जो इंजीनियर्स हैं वो टेक्निकल एक्सपेक्ट को भी जानते हैं, समझते हैं। एंड ऑल दिस प्रोबेबली कैन मीन 50 to 60% कॉस्ट सेविंग फॉर द एमएनसीज़। और ये भी क्लियर बात है कि ये सभी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, इनकी जो 50 से 60% तक की भी उनकी बचत करने के लिए सक्षम है आज इंडिया में, ऐसा है। ठीक है, द एडवांटेज ऑफ द स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन अक्रॉस द बॉर्डर टू द मल्टीनेशनल कैन बी ट्रूली इमेंस। और ये भी क्लियर बात है कि आज जितना भी जो मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा जितना प्रोडक्शन बाहर हो रहा है, जा रहा है, उसमें इंडिया का काफ़ी ज़्यादा यानी कि योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। अब हम बात करेंगे कि वर्ल्ड में जो हमारा प्रोडक्शन होता है वो एक दूसरे से किस तरह से कनेक्ट हो पाता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर कैसे कैसे वहाँ तक पहुँच पाता है, किस तरह से हम उसको पहुँचाते हैं। इन जनरल एमएनसीज सेटअप द प्रोडक्शन वेयर इट इज़ द क्लोज टू द मार्केट। ये भी क्लियर बात है, मल्टीनेशनल कंपनियां होती है वो अपने जो मार्केट होती है वो वहीं लगाती है जहां प्रोडक्शन होता है वो जल्दी से जल्दी बिक जाए और मार्केट नज़दीक से नज़दीक हो, कहने का मतलब उस जगह पर वो सेटअप करती है। वेयर देयर इज स्किल्ड एंड द अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल द लो कॉस्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एमएनसीज ये भी प्रॉफिट देखती है क्योंकि उसको अपना प्रॉफिट देखना होता है। एमएनसीज को, कोई भी एमएनसीज है उसको अपना प्रॉफिट देखना पड़ता है कि हमारी एमएनसीज़ की जो मार्केट जो लगेंगे वो मार्केट यानी कि जो मार्केट के पास हमारी एमएनसीज़ का प्रोडक्शन वहाँ पर होना चाहिए, यानी कि वहीं पर उत्पादन किया जाता है जहाँ बाज़ार नज़दीक हो और जहाँ कम से कम यानी कि जो उस पर कॉस्ट लगे और स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर वहाँ पर आराम से मिल जाए, यानी कि लो कॉस्ट पर स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्किल्ड मतलब होते हैं जो कि कंप्लीट जो ट्रेंड लोग होते हैं और अनट्रेंड लोग होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, वो आराम से जिनकी ज़रूरत जहाँ होती है एमएनसीज़ के अकॉर्डिंग वो आराम से उनको मिल जाते हैं। एंड वेयर द एबिलिटी ऑफ द अदर फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन इज़ द अश्योर्ड।
ठीक है, और जहाँ पर पूरी तरह से उत्पादन के रूप में वहाँ पर उपलब्धता सुनिश्चित हो जाती है। इन एडिशन एमएनसीज माइट टुक द गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट टू लुक आफ्टर देयर द इंटरेस्ट। और ये भी क्लियर बात है, जो एमएनसीज होती हैं वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है उनका भी ध्यान रखती है कि गवर्नमेंट के क्या रूल रेगुलेशन है, ठीक है। ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की नाम आई यहाँ पर। जो एमएनसीज होती है वो उनका भी काफ़ी ध्यान रखना होता है, जो उनको पहले से ही जो एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि पहले से उनको आपस में एक दूसरे के साथ जो पेपर पर जो मेन जो एफिडेविट बनवाए जाते हैं, मेन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनका भी ध्यान रखना होता है कि हमें किस लेवल पर कहाँ तक पहुँचना है। यू विल रीड मोर अबाउट द पॉलिसीज लेटर इन दिस चैप्टर। ये बातें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, हैविंग अश्योर्ड देमसेल्फ ऑफ दीज कंडीशंस एमएनसीज सेट अप द फैक्ट्रीज एंड द ऑफिस फॉर प्रोडक्शन। हमने पहले भी पढ़ा था कि इस तरह से एमएनसीज होती है अपने फैक्ट्रीज़ को और ऑफिस को प्रोडक्शन के लिए उस एरिया में एडजस्ट कर लेती है जहाँ पर उसको बेनिफिट लगता है। द मनी दैट इज स्पेंड to buy assets such as land, building, machine and other equipment is called investment। इन्वेस्टमेंट क्या है एमएनसीज के लिए? एमएनसीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि लैंड पार्ट उसको पहले ख़रीदना है, बिल्डिंग बनानी है, मशीनें खरीदनी है, ठीक है, अदर और इक्विपमेंट खरीदने हैं। ये सारा एमएनसीज का इन्वेस्टमेंट होता है, जो वो कैसे एडजस्ट करेगी, कहाँ से लेकर आएगी। इन्वेस्टमेंट मेड बाय द एमएनसीज इज़ कॉल्ड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और जो अगर एमएनसीज कर रही हैं तो अगर वो एडजस्टमेंट कर रही है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो सारा इन्वेस्टमेंट जितना भी किया गया है एमएनसीज के द्वारा, तो उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, विदेशी निवेश जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।